डिजिटल अरेस्ट में जो अपराधी हैं इस तरीके का एक कृत्रिम माहौल तैयार कर देते हैं, एक कृत्रिम आभासी वातावरण तैयार कर देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वास्तविक लगने लगता है। आजकल सर जैसे चल रहा है साइबर क्राइम को लेके, लोगों के बीच साइबर अरेस्ट को लेके बातें होती हैं, फ्रॉड कॉल्स को लेके बातें होती हैं, और पुलिस का इतना सदृढ़ होना इस चीज़ का सबूत है कि आने वाले समय में इनका भी तोड़ है हमारे पास। जितने भी हत्याएं होती हैं उससे लगभग 6 से 8 गुना लोग अपनी रोड एक्सीडेंट में जान गंवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं युवा होते हैं। एक ऐसे केस का, एक ऐसा रैकेट का जिक्र करना चाहूँगा जिसे अंतिम रूप से जब खुलासा हुआ तो हम लोग भी अंत में चौंके थे कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे हो सकता है। कभी कभी पुलिस पे करप्शन के बहुत इल्ज़ाम लगते रहते हैं सर। वैसे तो करप्शन हर जगह है, और पर सर इस चीज़ से आप मतलब पुलिस महकमा कैसे डील। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वाति द स्वाति शो से, और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि हमारे देश के जाने माने आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका नाम है श्री हरिनारायण चारी मिश्रा जी, जो कि अभी इस समय भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं। उनके बारे में हम जितना बोलें उतना कम है। उनने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं उनके अलग अलग कार्यों में। वो जहाँ भी पोस्टिंग हुई है उन्होंने कुछ ऐसा अनूठा किया है कि लोग उन्हें उनके नाम से जानने लगे हैं। आज हम जब उनके साथ मिलेंगे तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की, और वो हमें कई सारी चीज़ें बताएंगे जो आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द स्वाति शो। तो आइए स्वागत करते हैं देश के जाने माने और हमारे अपने शहर के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्रा जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ बैठ के बातें कर सकें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। नहीं, आपको भी धन्यवाद कि आपके मंच से लोगों से जुड़ने का एक हमें बेहतर मौका मिलेगा। बिल्कुल सर। और मतलब आप आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक ऐसी मिसाल है, क्योंकि आपके बारे में इतना कुछ पढ़ते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, बदलाव आता है, अपने ही बीच से लोग निकल के आते हैं और वो देश में बदलाव करते हैं। तो और आप एक मिसाल हैं सर सारे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। सर शुरू हम करते हैं सबसे पहले जर्नी को लेके बात करें सर। जैसे जहाँ तक मैंने जाना आपके पिताजी शिक्षक थे, और जैसे होता है फैमिलीज़ में, हम भी मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं सर, सपना होता है माँ बाप का कि बच्चे कुछ अच्छा बने। सर तो आपके पिताजी का सपना था या आपका सपना था? आप चीज़ों के बारे में जब देखते हैं, समझते हैं तो पता, तभी आप उसके बारे में सपना भी देख सकते हैं जी। आप कोई भी चीज़ अगर सपने में इमेजिन भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के परिवेश से उसकी एक आहट आ रही होती है, आपको एक कल्पना हो रही होती है। तो अगर हम किसी चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, अगर चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, किसी खेल में हो, किसी भी गतिविधि में, तो उसमें पहले जो पाठशाला होती है वो घर होता है, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पे जो पिताजी की या पेरेंट्स की, माँ की, उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, आपकी ऊर्जा किस तरफ लगती है। और निश्चित तौर पे जो प्राथमिक पाठशाला होती है वहाँ पर एक पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल था, एक घर में पढ़ने लिखने का, शिक्षण का काफ़ी बेहतर माहौल था, और ये मैं मानता हूँ कि उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कई बार होता है ना सर चीज़ें कि हमें लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट्स होते हैं सर, यूपीएससी या पीएससी से रिलेटेड, पहली थॉट ये रहती है कि हम बन जाएंगे तो हम बदलाव करेंगे। बट सर आपके हिसाब से कितना % ऐसा हो पाता है कि मतलब आपने तो खुद ही ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी कि हम जब बच्चे होते हैं या धीरे धीरे बड़े होते हैं तो देश में काफ़ी बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं सच्चाई हमारे सामने आती जाती है। बट आपने जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही वहाँ आपने काफ़ी सारे बदलाव कर ले, चाहे हम बालाघाट की ले लें या ग्वालियर ले लें या इंदौर ले लें, हर जगह कुछ ना कुछ बदलाव रहा है सर। तो ये जर्नी या ये सोच का सर रहता है सर, एक बैकबोन रहता है सर। तो आपकी लाइफ में बैकबोन कौन है? नहीं, अगर आप बात करते हैं खासतौर पे भारतीय पुलिस सेवा के प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो आपको एक व्यापक प्लेटफॉर्म देता है, आपको एक व्यापक अवसर होते हैं। और अगर आप सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में, समाज के, और ख़ासतौर पे जितने लोग जो चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, चाहे उसमें हमारा जो शिकायतकर्ता, जो पीड़ित व्यक्ति है, आपका विभाग है, सभी लोग इसमें एक सकारात्मक मुहिम में मदद करते हैं। और हमें अगर ये अवसर मिला है, क्योंकि आप जिस पद पे भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, हमें आभार होना चाहिए कि हमें वो काम करने का मौका मिला।
कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो उसके योग्य है, लेकिन अगर हमें मिला है तो हमें उसे एक बेहतर कार्य करने के, सेवा करने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी क्षमता से, अपनी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका सकारात्मक उपयोग करें तो निश्चित तौर पे हम जनता से भी जुड़ते हैं। कई बार इसमें ऐसे जगहों पर जहां लोग आपके पास बड़े परेशान से, निराश, बेचैन, बेजान से दिखते हैं, आते हैं और फिर आपकी कार्रवाई से उनको तात्कालिक राहत मिलती है, तो ये चीज़ें उन्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं, क्योंकि पुलिस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कई बार व्यक्ति का जो सम्मान होता है, उसकी जो गरिमा होती है, उसकी जो मर्यादा होती है, वो किसी दूसरे चीज़ के गायब होने पर, जैसे मान लीजिए किसी की अगर हो सकता है कुछ पैसे चले जाएं तो शायद उतना हाथ नहीं होगा, लेकिन किसी ने अगर भरे चौराहे पर उसका अपमान कर दिया, उसके एक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, तो व्यक्ति तिलमिला जाता है, आहत हो उठता है। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसी जिम्मेदारियां, ऐसे पीड़ित, ऐसा परेशान व्यक्ति, और ख़ासतौर पे वो व्यक्ति जो कि कानून में आस्था रखता है, तो पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो उसको राहत दिलाए और उसके अगर परेशान है, अगर किसी तरीके से आहत है तो उसको राहत दे। मिलना चाहिए सर। और सर बिल्कुल सर, आपकी जो सोच है सर, लोगों के बीच वो अलग ही एक इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि हम जो भी न्यूज़ पढ़ें आपके बारे में उसमें एक अलग इम्पैक्टफुल रहता है, और आपके थॉट प्रोसेस सर इतना बेहतर है कि वो सबके लिए एक पॉजिटिव वे में छोड़ते हैं। सर हम बात करें अगर बालाघाट की, जब आपकी वहाँ पोस्टिंग हुई और बालाघाट में जैसे नक्सली गतिविधियाँ काफ़ी होती हैं सर, तो उनसे निपटने के लिए आपने जो काम किया, आपको अवार्ड भी मिले सरकार की तरफ से सर, तो वहाँ कैसा आपने कुछ सोचा होगा, कोई प्लान बनाया होगा सर, किस हिसाब से आपने सोच लगाई वहाँ पर? देखिए, कोई भी समस्या अगर किसी भी शहर की, भारत के किसी भी शहर की हम बात करते हैं, तो वहाँ स्थानीय तौर पर उसको समझना, उस समस्या के मुद्दे को, वजह को समझना और उसके समाधान के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। ख़ासतौर पे युवाओं को काफ़ी बड़े स्तर पर जोड़ा गया, और युवाओं के मदद से उसमें काफ़ी, जब आपके पास एक बेहतर सूचना तंत्र होता है, बेहतर जानकारियाँ होती हैं, तो आप और बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं और ज़्यादा रेजिडेंशनल तरीके से, ज़्यादा आप व्यापक दृष्टिकोण से निर्णय भी ले पाते हैं। और बालाघाट जैसे में हमने देखा कि काफ़ी लोगों में, या किसी भी शहर में जो खासतौर पे नक्सल जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, स्थानीय व्यक्ति नहीं चाहता कि वो इस तरह के कसमकस में, इस तरह की चुनौतियों के बीच, इस तरह की असुरक्षा के बीच जिए। लेकिन कई बार वो डर के मारे, कई बार भय के मारे, कई बार वो संकोच के मारे सामने नहीं आ पाता अपनी बातों को कहने। बिल्कुल। अगर हम उस तक पहुँचेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको कई बार झकझोरेंगे, कई बार उससे बात करेंगे, संवाद करेंगे, उसको विश्वास दिलाएंगे, तो निश्चित तौर पे वो खुल के आएगा और मदद भी करता है। और ऐसा व्यापक अनुभव है कि उसने काफ़ी इस मदद से, इस कार्रवाई से सकारात्मक असर भी मिला है, और कई ऐसे बड़ी उसमें उपलब्धियाँ मिलती है। खासतौर पे एक बेहतर व्यवस्था को स्थापित करने में आपके हाथ मजबूत होते हैं, और इस तरह के जो आपराधिक तत्व होते हैं उनके मंसूबों को ध्वस्त करने में आपको बेहतर कामयाबी मिलती है। बिल्कुल सर। सर जैसे हम आगे देखें, बालाघाट से भोपाल तक का सफ़र सर, वो कैसा रहा, थोड़ा बताएं। हर शहर की जो समस्याएं होती हैं, वहाँ की स्थानीय जो भौगोलिक समस्याएं हैं, वहाँ के जो सामाजिक आबो हवा है जी, वहाँ के लोग, सबके कारण ही वो समस्या और स्वरूप पैदा होता है। संयोग से मुझे कई शहरों में काम करने का मौका मिला। मुझे निमाड़ क्षेत्र में काम करने को, खंडवा में काम करने का मौका मिला। मुझे जो खास तौर पे संस्कार धानी बोलते हैं जबलपुर, वहाँ पर मुझे लंबे समय तक रहने का मौका मिला। ग्वालियर में भी रहा, तो फिर इंदौर में रहा। तो कई जगहों पे रहने का, तो आप उस क्षेत्र की संस्कृति को, उस क्षेत्र की खास तौर पे लोगों को, वहाँ के परिस्थितियों को, भौगोलिक परिस्थितियों का क्या असर पड़ता है, सारी चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। आप देखेंगे जब पहले बड़े व्यापक अध्ययन के साथ हर जिले का एक गजेटियर होता है, अभी भी होता है, और पहले होता था, इस पर काफ़ी पहले जोर दिया जाता था कि जब कोई नया व्यक्ति, खासतौर पे कोई नया पुलिस अधिकारी अगर उस जिले में जाता है और वो काम की शुरुआत करता है, तो उससे अपेक्षा की जाती थी कि वहाँ के वो परिस्थितियों को समझे, वहाँ के भौगोलिक रहन सहन, खान पान, भाषा, और उसको समझ करके फिर उसके अनुरूप सही और संयत निर्णय ले। तो अलग अलग जगहों पे आप जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं, वहाँ को समझते हैं, तो इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्योंकि जैसे कि आप अगर पूरे अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, तो जिस राज्य में चयन होता है किसी भी खास तौर पे भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में, तो उसमें अनिवार्य है कि आप वहाँ की भाषा सीखेंगे,
वहाँ की भाषा सीख करके हम जाते हैं। तो भाषा के पीछे उद्देश्य है कि वहाँ के हम जनमानस को समझ सकें, वहाँ का स्थानीय समस्याओं को समझ सकें, उनकी पीड़ा को समझ सकें और उसको बेहतर ढंग से हम अभिव्यक्त ही कर सकें। वहाँ तक अगर हम कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसको भी हम अभिव्यक्त कर पाएँ। तो इन सारे चीज़ों को देख करके हर क्षेत्र का एक अलग अनुभव रहा, हर क्षेत्र का एक अलग परिस्थितियों पे, लेकिन आप जितना अनुभव से धीरे धीरे अनुभव आपको एक परिपक्वता देता है, जिससे आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाते हैं, बेहतर ढंग से निर्णय ले पाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में आप संयम और धैर्य से चीज़ों को आकलन कर पाते हैं। सर किसी ऐसे केस की हम बात करते हैं जैसे कि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनमें पॉलिटिकल प्रेशर्स भी सर होते हैं। सर कोई ऐसा केस आप डिस्कस करना चाहेंगे हमारे साथ जो आपको लगा हो कि ये बहुत मैं FATF का जिक्र करना चाहूँगा जो कि बड़ा समसामयिक है जी। हाल के दिनों में हम FATF तो प्रतिदिन आते रहते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा अगर पिछले 2 महीनों में ख़ासतौर पे कई ऐसे कैफ़े आए हैं जो काफ़ी खबरों में आपने सुना, साइबर क्राइम से खासतौर पे बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी उसमें ऐसे कैफ़े जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे केस का, एक ऐसे रैकेट का जिक्र करना चाहूँगा जिसे अंतिम रूप से जब खुलासा हुआ तो हम लोग भी अंत में चौंके थे कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे हो सकता है। इसमें एक कॉल सेंटर चल रहा था और ख़ासतौर पे उस कॉल सेंटर में जब हम लोगों ने उसके डिटेल से जांच की, क्योंकि प्रारंभिक तौर पे एक शिकायत आई थी कि बहुत सारे नवयुवक के खास तौर पे रात के समय में शायद कॉलोनी में आना जाना था, इस तरह की एक शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी। जब हम लोगों ने तस्दीक किया तो उनके सॉफ्टवेयर में और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनाया था उन लोगों ने, फिर उनके कुछ मोबाइल और ख़ासतौर पे उनके जो गैजेट्स थे, लैपटॉप्स वगैरह थे, उसमें कुछ ऐसी जानकारी और तथ्य मिले जिससे शक की सुई घूमी। हम लोगों ने जब उसको और ज़्यादा तस्दीक किया तो उसमें देखा कि बहुत सारे उसमें US सिटीजन्स के बहुत सारी जानकारियाँ और उनके कुछ सोशल सिक्योरिटी नंबर और बाकी जानकारियाँ थी। उसमें हम लोगों ने और डिटेल्स किया तो उसमें एक बड़ी टीम पाई गई जिसने कई हज़ार, लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को, जो कि दूसरे दफ़ों के थे और उसमें ख़ासतौर पे US के थे, उन लोगों को निशाना बना करके ये बात करते थे। और बात करने का तरीका उनका इतना प्रोफेशनल होता था कि सामने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पाता था कि कॉल बाहर से आ रही है। इसमें कॉल स्पूफिंग की एक अपराध का तरीका है, उसका इस्तेमाल करते थे, जिसमें किसी दूसरे नंबर से कॉल करते थे लेकिन सामने वाले व्यक्ति को मनोवांछित नंबर दिखा सकते हैं कॉल स्पूफिंग में। तो वहाँ की किसी भी लोकल गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि कोई नगर निगम हो सकती है, कोई फायर ब्रिगेड हो सकती है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो सकता है, तो उससे ले करके और उस व्यक्ति को भ्रम दिलाना कि आप पर कार्रवाई होने वाली है या आपने कुछ जमा नहीं किया है, और फिर उस व्यक्ति को एक आभासी भेज दिला करके उसे पैसे ले लेते थे। इसमें आश्चर्य की बात ये थी कि उस व्यक्ति को, जो कि वहीं रहता था, उसको पता नहीं होता था कि अगर न्यूयॉर्क में है तो न्यूयॉर्क के लोकल नंबर तो आ रहे थे, उसको पता था, लेकिन आवाज़ भी नहीं पहचान पा रहे थे कि कोई बाहर के कर रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि उनकी एक पूरी टीम थी, ट्रेनिंग टीम, जो US एक्सेंट में देती थी। अच्छा। फिर उसका पूरा उनका एग्ज़ाम होता था कि एग्ज़ाम दे करके वो एग्ज़ाम पूरी तरीके से उसको देते थे। उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद उनका एक इंटरव्यू होता था। अच्छा। और वो लाइव स्पीकर पे वो किसी व्यक्ति को टारगेट करते थे, जिसको भी वो टारगेट मानते थे। हाँ। और उसमें अगर 3 में से 2 लोगों को उसने लाइव डेमो में अगर ठग लिया, पैसे ले लिए, तो फिर उसको चेयर अलॉट होता था कि उसको फिर अब लोगों को ठग करने के लिए उसको कोड नंबर या उसको परमानेंट जॉब की तरह वो की पूरी इस ठगों की टीम में जगह दी जाती थी। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था। फिर हम लोगों ने उस पूरे गैंग का खुलासा किया और उसमें FBI की टीम भी आई थी। बिल्कुल। और उन्होंने पूरी हमारी टीम को, जो खासतौर पे पुलिस की टीम थी, उसको पुरस्कृत किया। और अंतिम समय जो उन्होंने जाते कहा वो हमें अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय पुलिस व्यवस्था है, इस घटना के बाद उसमें हमारा भरोसा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया के और किसी भी देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें भी नहीं पता था कि हमारे लोग ठगे गए हैं। बिल्कुल। वहाँ के लोगों के भी वहाँ FIR नहीं थी, उनको भी नहीं पता था कि यहाँ के किसी व्यक्ति ने ठगा है। अपने आप आरोपी को पकड़ करके सूचना दे करके और पुलिस ने एक निष्पक्षपूर्ण ढंग से एक बिल्कुल ही एक वैज्ञानिक अनुसंधान करके उन पर कार्रवाई की, उनको खोजा और हमें सूचना दी। इससे आपकी जो पुलिस की प्रक्रिया है उस पर हमारा भरोसा बड़ी दृढ़ हो गया है। एक पूरी उनकी टीम ने जो लास्ट में जाते जाते कहा, तो मुझे लगा कि किसी भी व्यवस्था में अगर पारदर्शिता हो, बिल्कुल। और आप बेहतर ढंग से अगर करते हैं तो इससे उस एजेंसी की, खासतौर पे उस संस्था की जो विश्वसनीयता होती है और मजबूत होती है।
तो इस तरह की घटनाएं लगातार हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो इनका इम्पैक्ट ज़्यादा था और ख़ासतौर पे जो कार्य करने का तरीका जिस तरीके से वो करते थे, तो उस तरह अपराधों को समझने में और बेहतर मदद मिली। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी लगातार हुई और यहाँ भी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो घटनाओं का तो लगातार प्रवाह है, जब आप सुनते हैं तो हो सकता है आने वाला दूसरा हर तीसरा व्यक्ति किसी नए क्राइम की फिर नए तरीके के पैटर्न पे अपराध की बात कर रहा हो, तो उससे आप अपराध के तरीकों को समझते हैं पैटर्न, और फिर उसी हिसाब से पुलिस अपनी रणनीति तैयार करके उस अपराध को पूरी तरीके से पर्दाफाश करने के लिए अपनी रणनीति भी बनाती है। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल सर जैसे चल रहा है साइबर क्राइम को लेके, लोगों के बीच साइबर अरेस्ट को लेके बातें होती हैं, फ्रॉड कॉल्स को लेके बातें होती हैं, और पुलिस का इतना सदृढ़ होना इस चीज़ का सबूत है कि आने वाले समय में इनका भी तोड़ है हमारे पास। आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की, साइबर अरेस्ट जो बोला उसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास 3 केसेज आए, हाँ, और 3 केसेज में अच्छी बात है कि पुलिस ने, भोपाल पुलिस ने पकड़ा भी, आरोपियों तक पहुँची भी उस गैंग तक। उसमें सबसे जो पहला जो शिकार हुए जो भोपाल में जो बड़ा केस आया अपने पास, यहाँ पर जो शिकायतकर था वो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर थे। अच्छा। दूसरे जो 2 लोग आए वो बैंक के बड़े अधिकारी थे। जी जी। और तीसरे जो लोग आए वो डॉक्टर थे। यानी कि जो टारगेट है वो बहुत पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग। लेकिन डिजिटल अरेस्ट में जो अपराधी हैं इस तरीके का एक कृत्रिम माहौल तैयार कर देते हैं, एक कृत्रिम आभासी वातावरण तैयार कर देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वास्तविक लगने लगता है, उसे लगता है कि ये सही है। उसको कुछ ऐसी उसमें कुछ रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, कुछ इस तरह की बातें सुनाते हैं कि व्यक्ति भ्रम में थोड़ी देर के लिए मिसमराइज हो जाता है। आपको एक दंपति आए थे, उसमें काफ़ी परेशान थे। एक सज्जन आए जिन्होंने कहा कि मेरी पत्नी कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली है, 2 दिनों से, और मुझे डर है कि वो कुछ कर न ले। दरवाजे के मैं घर के बाहर हूँ और मेरी बचा लेने के लिए उन्होंने पुलिस से आग्रह किया। उनको परिस्थिति को देख के समझ में आ गया कि कुछ डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा मामला है। जब पुलिस की एक टीम तत्काल भेजी गई, लगभग 15-20 मिनट के अंदर पुलिस की टीम उनके घर थी। ये लोग गए, इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्रयास के बाद अंततः उनका पत्नी ने दरवाज़ा खुलवाया। बीच बीच में पत्नी सिर्फ खाने के लिए बीच में दरवाज़ा हल्का सा खोलती थी और खाने के जो भी चीज़ें होती थी थाली लेकर के फिर दरवाज़ा बंद कर देती थी। उनको बार बार हिदायत देती थी, कोई आने की कोशिश किया तो मैं कुछ कर लूँगी। तो लोग डर के मारे अंदर नहीं जा रहे थे या प्रयास नहीं कर रहे थे। उन्होंने जब अचानक किसी तरह पुलिस दरवाज़ा खुलाने में सफल रही और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो वो लगी चिल्लाने। उनको लगा कि शायद जो अपराधी जिससे बात चल रही है उसने पुलिस भेज दिया है। फिर उनको समझाया गया कि नहीं, जो सामने वाला धमकी दे रहा है वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है और ये वास्तविक स्थिति है। तो उनको लगभग आधा घंटा लगे उस चीज़ को स्पष्ट करने में। वो इतनी गहरे तरीके से अवसाद में और उस व्यक्ति के प्रभाव में चली गई थी कि वो उस चीज़ को, वास्तविक स्थिति को समझने में उन्हें वक्त लगा। तो कई बार होता है कि हम धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति एक ऐसा बड़ा डेकोरेटेड उसका एक वातावरण होता है। एक केस में तो उन्होंने पूरे एक न्यायालय का एक वातावरण तैयार कर दिया था और एक व्यक्ति को 40 लाख रुपए की सज़ा सुना दी और कुछ पैसे ले भी लिए। तो कई बार वो उसका जो परिणाम देते हैं कि तत्काल हम ऐसा कर देंगे, आपकी सज़ा अब 1 घंटे बाद दुगुनी हो जाएगी, और इस तरीके के कुछ आभासी परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जिससे व्यक्ति उनके बहकावे में, उनके दबाव में, उनके भ्रम में आकर के इस तरह की बातों कर देता है। और इसकी कई वजह ये भी है कि हम कई बार निजी जीवन की छोटी छोटी जानकारियों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आकस्मिक नहीं होता, उनकी टीम उस पर बात करती है। जैसे कोई गया, उसने कहीं हो सकता है किसी महानगर में गया, वहाँ के कुछ फोटोग्राफ शेयर किया, फिर कुछ मैसेज लिखा, तो वो पहले बात करते हैं, फिर वो छोटी छोटी घटनाओं को पकड़ते हैं। जब बातचीत के क्रम में किसी व्यक्ति को उस घटना का जिक्र करते हैं या अपराधी उसके बारे में संदर्भ देते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि शायद संभव है कि ये बात तो हुई थी, इसी को कैसे पता, और उसके भरोसे में आता जाता है। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे व्यक्ति को हम कर देंगे कुछ, ये पुलिस भेज रहे हैं, ऐसा कर देंगे। तो धीरे धीरे व्यक्ति डरने लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपके कॉल का उपयोग हुआ है किसी बड़ी साइबर ठगी में, हाँ। अब व्यक्ति को नहीं पता कि कॉल उसका किसने उपयोग कर लिया, किसने हैक कर लिया। कई बार लोग इस तरह के भ्रम में आ जाते हैं। तो कई बार कहते हैं कि आपके नाम पर कोई ड्रग्स आ गए, कई बार होता है कि आपके बच्चे ने कुछ कर दिया है बाहर कोई अपराध और उसको पकड़ लिया गया और उसका FIR में हम नाम जोड़ रहे हैं। हाँ सर, ये खबर तो सुनी मैंने भी कभी कभी। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इन घटनाओं के हम वजह को समझ लें, बिल्कुल, इन घटनाओं के मॉडस ऑपरेंडी को समझ लें, तो 80% घटनाएं रुक जाती हैं। और ख़ास तौर पे अपराधों में जब हम लोगों ने देखा,
हाँ, जब टीमें गई तो मैंने अभी कुछ अखबारों में इसमें फंदर में लेख भी लिखा था लोगों को, ताकि लोग जागरूक हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें था कि कई जिलों में 20 से 25 हज़ार, एक दो जिलों में 30 हज़ार तक ऐसे क्रिमिनल सिर्फ यही काम कर रहे थे, साइबर क्राइम। यानी कि साइबर क्राइम का स्वरूप हम जिससे सोच रहे हैं जितना, उससे कई गुना ज़्यादा व्यापक है। तो इसमें खासतौर पर जागरूकता का बड़ा अहम रोल है, अहम भूमिका है। हम इस खतरे के गहनता को समझें, इस खतरे के दुष्प्रभाव को समझें, तदनुरूप अपने को तैयार करें, और उस अनुरूप अगर हम अपने को ढालते हैं तो निश्चित तौर पे हम उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसका जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा, और हम उससे बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए जी। सर, जैसे कई बार हम कोई केस के बारे में सुनते हैं या न्यूज़ में देखते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं सर, मान लीजिए किसी छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ सर, तो कई बार क्या ऐसा होता है सर, एज अ वुमेन हम लोग रिलेट करने लगते हैं, और हम लोगों को सिर्फ वो खबर सुन के ही रात को नींदें नहीं आती हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना इतना दुर्दशा कैसे किसी की कर सकता है। तो सर, जब आप तो खुद अपनी आंखों से ऐसे केस देखते हैं सर, हम जैसे लोगों को तो रात को नींद नहीं आती है, कई बार सर कुछ केसेस दिमाग में बहुत चढ़ जाते हैं सर, इस चीज़ों से आप कैसे डील करते हैं? देखिए, पुलिस से अपेक्षा की जाती है, एक बेहतर पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वो एक इम्पैथेटिकल तरीके से, समानुभूति पूर्वक चीज़ों को समझे, समस्याओं को समझे और निर्णय लें। तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश रहती है कि घटनाएं की वजह जाकर के, उनके मूल में जाकर के अपराधियों पर लगातार कार्रवाई से, लगातार विशेष अभियान चलाकर इन्हें चिन्हित करके, तो जो खास तौर पे जिन अपराधियों के रिकॉर्ड हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। पिछले दिनों आप देखेंगे तो लगभग 9% से 15-16% तक अलग अलग महिला अपराधों में कमी आई है शहर में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, और घटनाओं में 99% कोई पड़ोसी, कोई परिचित, कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता है जिसे उस घटना के पहले तक हम बहुत अपना करीबी, बहुत अजीज समझ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे में हम बच्चों को थोड़ा सा सावधान रखें, बच्चों को इसे घटनाओं के थोड़ा सा उनको एक हम ब्रीफ करके रखें। स्कूल कॉलेज में जो एक प्रारंभिक तौर पे बैड टच गुड टच की जानकारी दी जाती है, पुलिस बहुत सारे अभियान चलाती है, पुलिस की टीमें हैं, हमारी ऊर्जा डेस्क हैं। तो इसके माध्यम से पुलिस जागरूक करती है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो स्कूल जाते बच्चे हैं, तो वो पूरी तरीके से इस चीज़ को समझें, और अगर उनको लगता है कि कोई खतरा है, कोई आशंका दिखती है, तो उसको पुलिस की सूचना दें। पुलिस उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करती है, और लगातार पुलिस ने कुछ एरिया को चिन्हित किया महिला अपराधों के, कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए, तो उन पर पुलिस ने कार्रवाई भी लगातार की है। उन एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, उसमें पुलिस की उपलब्धता, पुलिस की जो दृश्यता होती है, विजिबिलिटी होती है, उसको भी श्लाघन किया गया है। इसका भी एक सकारात्मक असर देखने को मिला है, और अंतर जैसे मैंने कहा कि इन सारे प्रयासों का असर दिखा है और महिला अपराधों में लगातार कमी आई है। बिल्कुल सर। सर, जैसे इंदौर में आपने एक चक्रव्यूह रचा था अपराधियों को पकड़ने के लिए, हाल ही में भोपाल में भी आपने कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा है, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। खासतौर पे पुलिस ने अगर देखेंगे, अपराधों का आकलन करेंगे, क्योंकि विगत जनवरी में हम जब साल भर के अपराधों का जब आकलन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो लगभग हर तरह के बड़े अपराध में कमी आई है। खासतौर पे ऑर्गेनाइज क्राइम्स, महिला अपराधों में, संगठित अपराधों में बड़ी उसमें कमी देखी गई है। तो इसका कारण क्या है कि पुलिस ने उन अपराधियों को चिन्हित किया, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की, और जहाँ तक बड़े अभियान की बात की तो हम लोग इसके लिए कॉम्बिंग गश्त चलाते हैं। और कॉम्बिंग गश्त में एक बड़े स्तर पर अभी 10 दिन पूर्व होली के पहले एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसमें 1046 FA लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 800 वारंटी थे और बाकी ऐसे चाकूबाजी और इस तरह के अपराधों से जुड़े हुए थे जो समाज में अशांति पैदा करते हैं। अब इस तरह की कार्रवाइयों का असर रहा है कि जैसे कि होली के दिन आप देखते होंगे समांतर बहुत सारी चाकूबाजी कई बार हो जाती है, कई बार नशे में कई वजहों से लोग झगड़े कर लेते हैं, लेकिन होली के दिन कोई घटना नहीं हुई। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होली अगर हुई, किसी तरह घटना नहीं हुई, तो उसके पीछे आपको एक तैयारी करनी पड़ती है। आपको लगातार ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सघन अभियान चलाना पड़ता है। तो बीच बीच में लगातार जो अभियान चलते हैं, अभी ड्रग्स के खिलाफ पिछले दिनों अभियान चलाई गई थी, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। तो उद्देश्य यह है कि अगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी तो पुलिस का वर्चस्व रहेगा, अपराधियों पर एक शिकंजा रहेगा, अंकुश रहेगा। अगर पुलिस ने नहीं किया, पुलिस अगर पैसिव हो गई, तो फिर अपराधी सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए एक ही एक्टिव रहना चाहिए, इसलिए पुलिस की सक्रियता आवश्यक है, और इस तरह की कार्रवाइयों से अपराधियों पर अंकुश बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जैसे हम ग्वालियर की बात करें, आपका नाम लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में है सर,
सर तो किस क्षेत्र में किया था सर, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को और हमको बताएं। मेरा मानना है कि कोई भी जब आप अभियान चलाते हैं जी, उस अभियान में जनता का जुड़ना बड़ा जरूरी है। अगर हम अपने ऑफिस में कार्यालय में उसको कर दें इम्प्लीमेंट और उसी स्तर तक रहे तो उसका व्यापक असर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी रोड एक्सीडेंट की हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट की बात में लगभग किसी भी शहर में जितनी होमिसाइड्स होती हैं, यानी कि जितने भी हत्याएं होती हैं, उससे लगभग 6 से 8 गुना लोग अपनी रोड एक्सीडेंट में जान गंवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं युवा होते हैं। तो ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि हम इसकी गहनता को समझें और लोगों को जागरूक करें। एक ट्रैफिक के लिए हम लोगों को जागरूक करें, और इस तरह का अभियान मैंने एक चलाया था। वहाँ एक्सीडेंट की संख्या थी, काफ़ी थी। तो उस अभियान में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उस पुलिस की एक आवाज़ पर आए थे, और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोग, 1.25 लाख के आसपास उसमें लोगों ने जुड़ करके उस मुहिम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। रोड एक्सीडेंट के प्रति पुलिस के मुहिम में अपना साथ दिया था। तो उस आंकड़े को खासतौर पे उतनी बड़ी संख्या में कि 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको लिम्का बुक ने रिकॉर्ड किया था उस संख्या को जी। और इतनी बड़ी संख्या में एक पुलिस के मुहिम में लोगों की भागीदारी को देखते हुए उस पूरे अभियान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो खासतौर पर ट्रैफिक का जो अभियान है एक बड़ा मुद्दा है, हर शहर के लिए एक व्यापक मुद्दा है, और उस मुद्दे से खासतौर पर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने में, जैसा कि मैंने बोला कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता लोगों को अपराध होने से रोकती है, वही ट्रैफिक के बारे में भी है। ट्रैफिक में कहा जाता है कि 3 उसमें जो ई होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक इन्फोर्समेंट होता है, एक एजुकेशन होता है, और तीसरा इंजीनियरिंग होता है। ये 3 जो ई होते हैं ट्रैफिक को समस्या को कम करने में और बेहतर ट्रैफिक के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें खास तौर पे जो एजुकेशन वाला पार्ट है जी, जो मैंने एक ई बोला जो एजुकेशन, तो उसको हम इसके माध्यम से ठीक करते हैं और मजबूत करते हैं। तो उसी एक अभियान का हिस्सा था जिसमें निश्चित तौर पर प्रसन्नता हुई कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े, 1 लाख से ज़्यादा लोग एक अभियान में एक आवाज़ पर उठते हैं, तो यह एक पुलिस के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे हम लोग बात करें अब आने वाले समय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये मतलब आप तो आइकन हैं बच्चों के लिए सर। तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है सर कि क्या होता है सर, आज के लोग में सर तैयारी करते हैं सर, सालों निकल जाते हैं। एक्चुअली आपने भी करा होगा, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है सर, ऐसा इजी नहीं होता है सर। तो उस टाइम में लोगों को प्लान ए तो सर ये हो गया सर, आपके हिसाब से बच्चों को ज़िंदगी में प्लान बी भी रखना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि अभी शुरू में ही प्लान भी एक वैकल्पिक तौर पे एक रख सकते हैं बैक ऑफ माइंड में, पृष्ठभूमि में, लेकिन फोकस होकर के एक चीज़ पर हमें देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हम फोकस हो करके अगर करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हम कई बार बहुत सारी दुविधाओं में जब अपनी ऊर्जा को बांट देते हैं 3-4 चीज़ों में, तो उसका जो कन्संट्रेशन, उसकी सघनता कम हो जाती है। लेकिन हाँ, जैसे कि हम करियर को चुनते समय, जैसे कोई आईटी से तो निश्चित तौर पर उसके पास एक इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, कोई लॉ से है तो निश्चित तौर पर उसके पास लॉ की एक बैकग्राउंड है। तो इस तरह के कुछ ऐसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज करें परस्यू, जिससे हमारे पास पृष्ठभूमि एक बनी रहे। हम चाहे भले एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं, हम प्रोफेसर बन जाएं, हम किसी अच्छे लॉयर बन जाएं, अच्छे डॉक्टर बन जाएं, लेकिन एक रखना ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय दिमाग में कोई दुविधा ना रखें। उस समय पूरी तरीके से अपने को हम उसी में झोंक दें और उसी पर केंद्रित होकर पूरी तरीके से पढ़ाई। सर जैसे पढ़ाई के टाइम पे आपने भी ये करी होगी सर, तो एक हॉबी, सर हॉबी को लेके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहा है, टाइम का रिस्ट्रिक्शंस है, तो सर तो हॉबी कैसे डिसाइड होना चाहिए बच्चों की? देखिए, हॉबी इसलिए कि हॉबी कई बार आपके व्यक्तित्व को बहुमुखी बनाने में अहम भूमिका निभाती है जी। और जब यूपीएससी का साक्षात्कार होता है तो उसमें कॉलम हॉबी का भी होता है। उससे पूछा जाता है कि भैया आप क्या करते हैं। क्या कई बार एक कैंडिडेट को एक सहज रूप से शुरुआत करने के लिए होती है, यानी कि कई बार जब अभ्यर्थी आता है साक्षात्कार के लिए तो थोड़ा तनाव में होता है, थोड़ा दबाव में होता है, तो उसको सहज बनाने के लिए चूँकि हम हॉबी उस चीज़ को मानते हैं जिसको हम करते हुए खासतौर पे हम एक बड़ा सहज रूप से उसको अंगीकार करते हैं, सहज रूप से उसको मानते हैं और उसको बोझ के रूप में नहीं, उसको प्रसन्नता के रूप में लेते हैं। भीतर से एक हमें ऊर्जा से, उत्साह से, उमंग से भर जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि हॉबी हमारे होनी चाहिए, वो सृजनात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने वाली होनी चाहिए। हमें लगातार हमें व्यक्तित्व के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको बेहतर ढंग से लाने के लिए, बाहर पर लक्षित करने के लिए, तो इन सारे मुद्दों को लेते हुए हॉबी भी तय की जाती है।
और हॉबी के खास तौर पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ हॉबी होता है, किसी को पढ़ने का, किसी को खेलने का, किसी को आजकल किसी लोग को रील बनाने, कुछ भी अलग अलग तरीके के लोगों की हॉबी हो सकती है। लेकिन सकारात्मक अगर हॉबी हो, समय को बेहतर ढंग से नियोजित करने वाली हॉबी हो, तो निश्चित तौर पे हमें ये आंतरिक और बाहरी रूप से समृद्ध करती है। बिल्कुल सर, जैसे हॉबी की हम बात करें सर, आप इतना बिजी शेड्यूल सर आपका रहता है, फैमिली को भी सर, तो सर फैमिली और प्रोफेशन को मेंटेन करना और साथ में अब आपकी भी सर कोई ना कोई, जैसे मैंने कहीं सुना था कि आप कविताएं लिखते हैं सर, तो इसमें सर कहाँ आपकी हॉबी, कैसे घर को मेंटेन करना, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी सर आपके पास, कैसे करते हैं सर, थोड़ा बताएं। नहीं, एक निश्चित तौर पे आप चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपको एक संतुलित करके आगे बढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ 24 घंटे 28 घंटे कुछ एक जगह पर जाना, तो आप सोच सकता है 24 घंटा बिना सोए आप उस काम में जुट जाए, लेकिन एक जीवन का हिस्से बनाने की बात होती है, आपको सहज तरीके से एक जीवन जीने की पद्धति की बात होती है, तो उसमें जीवन में संतुलन आवश्यक है। और संतुलन तभी हो सकता है जब जीवन के हर उस भाग को जो कि अपेक्षित है, उस भाग जो कि जीवन में उतना हिस्सा रखता है आपको, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे आप अपने जॉब प्रोफेशन तो सबसे महत्वपूर्ण होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी भी आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, हालांकि वो जिम्मेदारियां कई बार उपेक्षित हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक आप उन चीज़ों को निर्वाह कर सके, बेशक हम करें। सर आपकी हॉबी थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स को, आपकी हॉबी क्या है, खाली समय में सर क्या करते हैं? हॉबी में आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टेनिस खेल लेते हैं, थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ लेते हैं, तो इस तरह से आप लगातार थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को करते हैं जो आपको करें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जो आपको एक, जैसे कि आप अगर खेलते भी हैं टेनिस, तो एक तरह से वो कंसंट्रेट होते हैं, बिल्कुल केंद्रित होते हैं। आपका हो सकता है मेडिटेशन न करते हो, लेकिन वो मेडिटेशन की तरह ही होता है, उसमें आपके बाद दिमाग में दूसरी बात नहीं होती। और अगर दूसरी बात है तो आप गेम से पहले ही, गेम से हर बॉल आपकी बाहर जाने वाली है। अगर आप फोकस नहीं है तो आपको खेल से पता चल जाएगा कि आप फोकस नहीं है उस दिन, आपका खेल बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह के, चाहे आपको किसी को दौड़ने का शौक है, किसी को खेलने का शौक है, हमें निश्चित तौर पे चीज़ें जो सकारात्मक ढंग से हमें प्रभावित करती हैं उसे निश्चित तौर पे हमें जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सर एक क्वेश्चन लास्ट, अगर थोड़ा, मुझे पता है आपके पास समय की कमी है सर, कभी कभी पुलिस पे करप्शन के बहुत इल्ज़ाम लगते रहते हैं सर, वैसे तो करप्शन हर जगह है, और पर सर इस चीज़ से आप, मतलब पुलिस महकमा कैसे डील करता है? आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इसमें अगर कड़ी कार्रवाई कोई विभाग करता है इस बिंदु को, विषय को लेकर के, तो वो पुलिस विभाग है। वो बड़े ही जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करता है। यहाँ भी आपने देखा होगा कई बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं। और साथ तौर पे हम अगर देखें तो पुलिस में एक ऑर्डरली रूम की व्यवस्था है। अच्छा। एक हमारे यहाँ पति सप्ताह अधिकारी हमारे बैठते हैं। अच्छा। इन शिकायतों का, उनके बातों का, उनके मुद्दों को सुनते हैं, उसका तत्काल निराकरण करते हैं। तत्काल आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा जो त्वरित कार्रवाई होती है, अनुशासन, पुलिस विभाग एक अनुशासन से जुड़ा हुआ विभाग है। अनुशासन को सुनिश्चित करना, कर्तव्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना, पुलिस की एक अनुशासन के कारण एक बड़ी कड़ी मर्यादा रेखा है, जिस कारण से हमारे अधिकारी, हमारे जो जवान हैं उसका पालन भी करते हैं। और अगर समाज में अच्छे और बुरे लोगों की संख्या किसी भी संस्था में उतनी ही होती है जितना समाज में होती है, बिल्कुल, इतने ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगी। लेकिन उसके अनुरूप उसको लेकर के जीरो टॉलरेंस की जहाँ तक बात है, पुलिस में बहुत कड़ाई से पालन होता है। चाहे लगातार आप देखेंगे तो पुलिस मुख्यालय की बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार इसको लेकर के बात करते रहते हैं, चाहे बजाय हमारी एजेंसीज के जितने सारे, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो और एक दूसरे के लगातार इस पर रखती हैं, तो एक बड़ा ही सख्त प्रक्रिया है। और अगर इसमें किसी तरह की शिकायत आती है तो पुलिस उसे जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया। सर की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन सर ने अपना वादा पूरा किया। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर, काफ़ी सारे, ये लग रहा है पॉडकास्ट और चल सकता है, बट आपको जैसे समय की कमी है सर, कुछ ऐसा जो आप हमारी जनता से बोलना चाहें तो प्लीज़ बोलिए। नहीं, आपने खासतौर पर स्टूडेंट्स की बात की थी, तो हर स्टूडेंट्स में, हर व्यक्ति में खासतौर पर एक अद्भुत क्षमता, एक अद्भुत उसके अंदर ऊर्जा होती है। हम कई बार जीवन में अगर अकेला महसूस करते हैं, कई बार महसूस करते हैं कि हम शायद उतना अपेक्षित नहीं बढ़ पाए जितना बढ़ना था, तो उसका बड़ा कारण होता है कि हमारी ऊर्जा, हमारी स्वाभाविक क्षमता, हमारी स्वाभाविक लय ताल जो होती है वो किसी और दिशा में बढ़ने की होती है।
और कई बार सामाजिक परिस्थितियों के कारण, कई बार पारिवारिक दबाव के कारण हम किसी और दिशा में चल पड़ते हैं। तो अपने अंदर की स्वाभाविक ऊर्जा को हम पहचान कर अगर उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारे तत्परता से हमारे उस लंबी दूरी तक हमारे उस क्षेत्र में बढ़ने की होती है। और कहा जाता है कि योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन, आपका हमारे अंदर की जो इस तरह की एक जो धुन है वही हमारा मिशन, वही होना चाहिए। तो हम उस तरीके से अपने अंदर की निहित ऊर्जा को, निहित सकारात्मकता को पहचानें और उस दिशा में आगे बढ़ें, तो हमारी रफ्तार तेज होगी और हम ज़्यादा सकारात्मकता के साथ ये जीवन यात्रा पूरा कर पाएंगे।